डाइवोर्स के कॉन्सेप्ट को। बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, अलग अलग आधार दिए गए हैं मुस्लिम लॉ में तलाक के। तो आज की वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मुस्लिम विधि में तलाक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही वाइड, बहुत ही बड़ा है। इसको हम अलग अलग आधार पे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में ये समझो कि तलाक का मतलब होता क्या है। तो तलाक का सिंपल मीनिंग होता है विवाह को तोड़ना या विवाह विच्छेद करना। दो लोग हैं जिनकी आपस में शादी हुई है, अब वो लोग क्या करना चाहते हैं, अपने जो विवाह है उसको तोड़ना चाहते हैं या अपना विवाह को विच्छेद करना चाहते हैं विवाह का, तो उसी को बोलते हैं तलाक। सिंपली इसमें कुछ समझने वाला नहीं है कि तलाक किसे कहते हैं। अब मुस्लिम लॉ में जो हमें समझना है वो ये है कि तलाक के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। यानी मुस्लिमों में तलाक के लिए शिया विधि के अकॉर्डिंग और सुन्नी विधि के अकॉर्डिंग अलग अलग शर्तें दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे शिया विधि की। अगर हम शिया विधि में कोई मुस्लिम है, कोई भी मुसलमान पुरुष है ना। मुस्लिमों में कितनी एज थी विवाह के लिए? 15 साल। 15 साल का जो व्यक्ति है मुस्लिमों में, वो तलाक देने के लिए और विवाह के लिए कैसा माना जाता है? मेजर माना जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति जिसकी शादी हो चुकी है, वो क्या कर रहा है, अपनी वाइफ को छोड़ना चाहता है या उसके उसके साथ जो उसकी शादी हुई थी उसको तोड़ना चाहता है, तो शिया विधि के हिसाब से अगर हम देखें तो एक व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो स्वस्थ चित्त का होना चाहिए, मतलब पागल वगैरह नहीं होना चाहिए, बात को उसके समझ में आनी चाहिए। तीसरा, स्वतंत्र इच्छा वाला होना चाहिए। स्वतंत्र इच्छा मतलब किसी का भी उसके ऊपर दबाव वगैरह नहीं होना चाहिए कि किसी के प्रेशर में आके वो इस तरीके से तलाक दे रहा है। और चौथा, वो कार्य की प्रकृति को जानने वाला होना चाहिए, मतलब जो भी एक्ट वो कर रहा है उसके नेचर को समझता हो। तो ये सारी चीजें चाहिए अगर कोई शिया मुसलमान की अपनी वाइफ को तलाक दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सुन्नी विधि की, तो सुन्नी विधि में सिर्फ दो ही चीजें चाहिए होती है। एक तो व्यक्ति वयस्क हो और दूसरा वो स्वस्थ चित्त का हो। ये दो शर्तें बताई गई हैं सुन्नी विधि में। और यहाँ पर सुन्नी विधि के हिसाब से अगर हम देखें, मान लो अगर जो हस्बैंड है वो स्वस्थ चित्त का नहीं है, मतलब पागल वगैरह है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसका जो गार्जियन होगा, उसके जो संरक्षक होंगे, वो भी उसकी तरफ से तलाक दे सकते हैं। वो तलाक भी मान्य होगा सुन्नी विधि में। अब ये सब समझने के बाद कि तलाक की शर्तें क्या हैं मुस्लिम्स में, या तलाक का अर्थ क्या होता है, अब हम समझेंगे कि तलाक होता कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तलाक के सबसे पहले प्रकार की, जो है तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। ये जो दो प्रकार के तलाक हैं, ये मुस्लिम्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मुस्लिम विधि में जो दो तरह के तलाक हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तलाक उल सुन्नत की। ये तलाक प्रोफेट मोहम्मद थे, पैगंबर साहब थे, उनकी परंपरा के अकॉर्डिंग किया जाता है, मतलब जो भी उन्होंने ट्रेडिशन वगैरह चलाए थे उसके अकॉर्डिंग ही ये तलाक होता है। जिसमें क्या होता है कि हजरत मोहम्मद ने, जो प्रोफेट मोहम्मद थे, उन्होंने इस वाले तलाक को मान्यता दी थी सबसे पहले। और इसके दो भाग हैं, मतलब इसमें दो तरह के आते हैं इस तलाक के अंदर। तलाक ए हसन, तलाक ए हसन। अब जो तलाक ए हसन होता है, अरबी में इसका मतलब होता है ए हसन का सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा माना जाता है इसको। तलाक ए हसन में पति एक ही बार घोषणा करता है, मतलब जो हस्बैंड है वो तलाक की केवल एक बार घोषणा करता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, सॉरी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और ऐसी घोषणा करके, ऐसा डिक्लेरेशन करके कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से वो वैवाहिक संबंध विच्छेद कर लेता है, मतलब उनका तलाक हो जाता है। इस तलाक को मुस्लिम्स में सबसे अच्छा तलाक माना जाता है। और इसमें एक ही बार घोषणा होती है, ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पे क्या होता है, एक बार तलाक की घोषणा के बाद पति को उसको वापस लेने की भी स्वतंत्रता होती है, मतलब वो चाहे तो अपनी इस बात को वापस भी ले सकता है। नेक्स्ट आता है तलाक हसन। इसमें तीन घोषणाएं होती हैं, मतलब तीन अलग अलग बार पति कहेगा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए रुकेगा, फिर कहेगा, फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए रुकेगा, फिर कहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से तीन घोषणाएं होती हैं तलाक हसन में। हसन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने उसका मतलब समझा, उसका मतलब था सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, लेकिन इसका मतलब होता है सिर्फ अच्छा, सिर्फ अच्छा। क्योंकि तलाकुल सुन्नत जो है वो पैगंबर साहब, जो प्रोफेट मोहम्मद थे, उनकी परंपरा के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो इसलिए दोनों ही तलाक का मीनिंग सिंपल सिंपल सा और बिल्कुल मिलता जुलता है। ए हसन का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट इसको माना जाता है, और हसन का मतलब होता है अच्छा।
यहाँ पे 3 डिक्लेरेशन होती है। सबसे ज़रूरी बात ये है जानना कि पहले वाले में एक घोषणा होती है और इस वाले में 3 घोषणाएं होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बस आपको एक तो घोषणा ध्यान रखनी है, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ये जो तलाक हसन है, इसमें पति ने मान लो एक बार डिक्लेरेशन कर दिया, एक बार कह दिया, एक बार घोषणा कर दी कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब पति जितने टाइम पीरियड के लिए रुका, वो टाइम पीरियड, और नेक्स्ट जो वो अगली घोषणा करेगा दूसरी वाली कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, फिर तीसरी करेगा, तो 3 जो घोषणाएं होती हैं तलाक हसन में, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें इनके बीच में कोई भी मतलब समागम नहीं होना चाहिए, कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर हो गया तो फिर ये तलाक मान्य नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरी और तीसरी घोषणा के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें भी इस तरीके का कोई मतलब जो है रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि तलाक की जो 3 घोषणाएं होती हैं उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें दोनों को अलग अलग रहना मतलब जरूरी है। तो पहले वाले में एक घोषणा होती है, दूसरे वाले में 3 घोषणाएं होती है। एक होता है तलाक उल बिद्दत। तलाक उल बिद्दत, इसे हम पहले तलाक उल बैर के नाम से भी जानते थे। किसके नाम से? तलाक उल बैर। अब ये जो तलाक उल बिद्दत था, इसमें भी क्या होता था, खैर अब तो ये खत्म हो गया है। कौन से केस से खत्म हुआ है? 3 तलाक के नाम से भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत संघ वाले केस से खत्म हुआ था 2017 में। इस तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था कि पति जो था वो, इसमें क्या होता था, 3 बार घोषणा करता था कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 बार लगातार घोषणा होती थी, और तलाक का जैसे ही हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, 3 बार कहते ही बस तलाक हो जाता था। और ये ऐसा तलाक था कि वाइफ की जो है वो उपस्थिति भी जरूरी नहीं होती थी, है ना। और अगर किसी ने जैसे मजाक में तलाक कह दिया या नशे की हालत में तलाक कह दिया तो वो भी मान्य होता था। तो यहाँ पर ये वाला जो तलाक था वो सिर्फ सुन्नी में मान्य था, सुन्नी विधि में मान्य था, शिया इसको मान्यता नहीं देते थे। तो इसको कोर्ट ने खत्म कर दिया 2017 वाले केस से। तो अब सिर्फ तलाकुल सुन्नत जो है वो चलता है मुस्लिमों में। हालांकि अभी और भी आधार हैं तलाक के जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट ये ध्यान रखना है कि तलाकुल बिद्दत अब मान्य नहीं है। इसको ट्रिपल तलाक या 3 तलाक के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसमें 3 घोषणाएं होती थी तलाक की, और कहते ही तुरंत तलाक हो जाता था। तलाक के हमने 2 प्रकार पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे तलाक के और कितने टाइप्स दिए हुए हैं मुस्लिम लॉ में। अन्य टाइप्स की अगर दूसरे प्रकार हम देखें तो इसमें है आपका सबसे पहला इला। इला जो है, इसमें हस्बैंड क्या होता है, हस्बैंड जो है वो अल्लाह की कसम खाकर कहता है कि यहाँ पर मैं जो हूँ 4 महीने तक या उससे ज़्यादा समय तक तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। मतलब कि अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा हस्बैंड 4 महीने तक। इस तरीके की कसम जो है वो इसमें खाई जाती है, और किसकी कसम? गॉड की, अल्लाह की कसम खाई जाती है। इला का सिंपल मीनिंग अगर हम बात करें तो इसका सिंपल मीनिंग होता है समय की प्रतिज्ञा। एक तरीके से हस्बैंड ने 4 महीने का टाइम लिया है, और उस 4 महीने के टाइम तक, 4 महीने तक उसे एक प्रतिज्ञा करनी होती है, एक तपस्या की तरह उसे करनी होती है। और यहाँ पर अगर कोई हस्बैंड है, और वो जो हस्बैंड है जो इला का तलाक कर रहा है, इला के तरीके से अपनी वाइफ को तलाक दे रहा है, तो वो व्यस्क होना चाहिए और स्वस्थ चित्त का होना चाहिए, मतलब वो बालिग भी हो और विकृत चित्त वगैरह नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक तरीके से, अब अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया में अब इसका कोई महत्व नहीं रहा है ज़्यादातर। नेक्स्ट है जिहार। जिहार में क्या होता है? इसका मतलब होता है विधि विरुद्ध तुलना करना, मतलब आप इलीगली कंपैरिजन कर रहे हो। कोई मुस्लिम है वो अपनी वाइफ का एक ऐसी स्त्री से कंपैरिजन कर रहा है, एक ऐसी लेडी से कंपैरिजन कर रहा है जिनके साथ वो शादी नहीं कर सकता था। जैसे कि अपनी माँ से कंपैरिजन करता है या अपनी बहन से कंपैरिजन करता है कि तुम तो मुझे मेरी माँ जैसी लगती हो या बहन जैसी लगती हो। तो अगर वो ऐसी विधि विरुद्ध तुलना कर देता है अपनी वाइफ की किसी ऐसी स्त्री से, तो जब तक हस्बैंड यहाँ पे प्रायश्चित नहीं कर लेता तब तक वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहेगा, और एक तरीके से ये तलाक हो जाएगा। इसे बोलते हैं जिहार के माध्यम से तलाक होना। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है कि वाइफ जो है वो विवाह विच्छेद के लिए आवेदन करने का अधिकार रखती है। अच्छा, जिहार के लिए अगर कोई हस्बैंड मान लो उसने जिहार के माध्यम से अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, तो अब उसके बाद प्रायश्चित करने के क्या तरीके हैं, मतलब किस तरीके से वो प्रायश्चित कर सकता है? तो यहाँ पर 2 महीने का रोजा रखकर वो प्रायश्चित कर सकता है जो हस्बैंड है, या 60 गरीब है उनको खाना खिलाकर भी वो अपना प्रायश्चित कर सकता है।
तीसरे तरह का जो तलाक होता है वो होता है तलाक है तफवीज, यानी डेलीगेटेड, जिसको हम तलाक भी कहते हैं, प्रत्यायोजित तलाक। इसमें क्या होता है कि कोई हस्बैंड है वो या तो खुद भी अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है, या अपनी तलाक देने की जो पावर है, जो डाइवोर्स देने की शक्ति है, वो किसको दे सकता है, किसी को और को भी डेलीगेट कर सकता है, किसी थर्ड पार्टी को डेलीगेट कर सकता है। तो यहाँ पर पति के ऐसे अधिकार में किसी और व्यक्ति के, जो भी मतलब मान लो हस्बैंड है, अब मान लो ए जो है वो एक मुसलमान है, अब उसने अपनी पावर अपनी वाइफ को वो तलाक देना चाहता है बी को, अब उसने बी को तलाक खुद ना देके किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी ये पावर डेलीगेट कर दी कि मेरी तरफ से तुम जो है वाइफ को तलाक दे देना। तो ये वाला तलाक कैसा हुआ, अब ये व्यक्ति जो सी को तलाक देगा, बी को तलाक देगा, सॉरी, ए की तरफ से, तो ये हो गया कैसा, प्रत्यायोजित तलाक, डेलीगेट तलाक। क्यों, क्योंकि ए ने अपनी पावर किसी व्यक्ति को जो है डेलीगेट कर दी थी। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस मैं आपको बता दूं, हमीदुल्ला वर्सेस फैजुन निशा। हमीदुल्ला वर्सेस फैजुन निशा 1982 का केस है, काफी पुराना केस है। इस केस में ये जो हस्बैंड और वाइफ थे उनके बीच में एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वाइफ ने कहा था कि जो हस्बैंड है वो अगर मुझे मेहर के पैसे नहीं देगा और मुझे मेरे साथ दुर्व्यवहार करेगा, मुझे मारेगा पीटेगा और मुझे मेरे घर पर नहीं भेजेगा, मायके नहीं भेजेगा अपने मतलब घर वालों से मिलने के लिए, तो मैं अपने आप को तलाक दे दूंगी, मतलब मैं इससे अलग हो जाऊंगी, तलाक दे दूंगी इसको। तो बाद में हस्बैंड ने ऐसा ही किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसको उसके मायके नहीं भेजा, उसको मेहर की रकम भी नहीं दी। तो वाइफ ने क्या किया, अपने आप को ही तलाक दे लिया। कोर्ट ने कहा कि ये जो तलाक था ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पहले से ही उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो अगर हस्बैंड ऐसा उसके साथ करता है तो वो अपने आप को तलाक दे सकती है। तो ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डेलीगेटेड तलाक से रिलेटेड था, और इस केस में जो वाइफ ने अपने आप को तलाक दिया था उसको सही माना था कोर्ट ने। नेक्स्ट आता है लियन, व्याभिचार का झूठा आरोप। अब देखो कोई हस्बैंड है और वो अपनी वाइफ पर एडल्ट्री का झूठा आरोप लगाता है। एडल्ट्री मतलब अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के पति के साथ, किसी और पुरुष के साथ, है ना, गलत रिलेशन रखना। तो एक तरीके से अगर कोई हस्बैंड है, कोई मुस्लिम है, और वो अपनी वाइफ पर व्याभिचार का झूठा आरोप लगाता है, एडल्ट्री का झूठा आरोप लगाता है, लेकिन वो आरोप झूठा होना चाहिए, तो इस आधार पर भी तलाक हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे केस फाइल करना होता है, तभी लियन के आधार पर जो है वो क्या मिलेगा, तलाक मिलेगा। तो ये कुछ अन्य प्रकार थे तलाक के जो हमें समझने चाहिए। तो इला में तो हस्बैंड समय की प्रतिज्ञा करता है, 4 महीने का टाइम पीरियड लेता है। जिहार में वो इलीगल कंपैरिजन करता है अपनी वाइफ का। तलाक तफवीज में पावर डेलीगेट कर देता है तलाक देने की, और लियन में एडल्ट्री का झूठा आरोप लगाता है। इसमें केस फाइल करना होता है, तभी लियन के आधार पर तलाक होता है। इसके बाद आता है पारस्परिक सहमति के द्वारा विवाह विच्छेद। अब मुस्लिमों में म्यूचुअल कंसेंट से भी अगर हम देखें तो एक कैटेगरी ये भी होती है कि म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स कैसे होगा। तो इसके दो तरीके दिए गए हैं, पहला है खुला और दूसरा है मुबारत। खुला में क्या होता है, खुला का मतलब होता है बंधन मुक्त करना, हटाना या खोलना। लेकिन लॉ में इसका मतलब होता है कि हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ पर अपने अधिकार का त्याग कर देना। अगर हम लॉ की दृष्टि से देखें, अब हस्बैंड है, हस्बैंड का अपनी वाइफ पर राइट होता है, अधिकार होता है, और अब हस्बैंड क्या कर रहा है, अपनी वाइफ पर से अपने अधिकार को छोड़ रहा है, त्याग रहा है। और हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब कभी भी आपसी द्वेष हो जाता है, तो जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को, अपने पति को कुछ पैसा वगैरह देके अपने आप को मुक्त करा लेती है। तो इसकी कुछ शर्तें हैं इस वाले तलाक की, खुला वाले की। इसमें शर्तें ये हैं कि यहाँ पर पत्नी की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए, मतलब जो वाइफ है वो अपनी तरफ से प्रस्ताव करती है, प्रपोजल करती है कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। दूसरा शर्त ये है कि छुटकारे के लिए, वो अपने छुटकारे के लिए, शादी से वो क्योंकि मुक्त हो रही है, तो उसके लिए वो कुछ प्रतिफल, कुछ कंसिडरेशन देती है, कुछ पैसे वगैरह देती है या कुछ और भी चीज दे सकती है कंसिडरेशन के रूप में। तीसरी बात यह है कि जो प्रपोजल वाइफ ने किया है तलाक के लिए, वहां पर वो अपने पति के द्वारा, वो जो प्रपोजल है, जो उसका पति है, जो उसका हस्बैंड है, उसके द्वारा वो प्रपोजल स्वीकार होना जरूरी है। मतलब पति जो है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो खुला के प्रकार का तलाक कैसे होगा। तो यहाँ पर इसको इसीलिए म्यूचुअल कंसेंट से विवाह विच्छेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो खुला है उसमें दोनों आपसी सहमत होते हैं। वाइफ जो है वो कुछ कंसिडरेशन दे रही है अपनी तरीके से और प्रपोजल कर रही है अपनी तरफ से, और हस्बैंड जो है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो तलाक हो जाता है। नेक्स्ट है मुबारत। मुबारत का मतलब होता है पारस्परिक छुटकारा, मतलब आपस में एक दूसरे से छुटकारा लेना।
खुला की तरह ही इसमें भी हस्बैंड और वाइफ आपसी समझौते से ही विवाह विच्छेद करते हैं, अपनी शादी को खत्म करते हैं। मुबारक में जो डाइवोर्स होता है उसका प्रस्ताव किसी की भी तरफ से हो सकता है। अब खुला में क्या था, खुला में तो वाइफ अपनी तरफ से प्रपोजल कर रही थी कि मैं तुम्हें कुछ कंसिडरेशन दूंगी, कुछ धन पैसा वगैरह दूंगी और तुम मुझे इस शादी के बंधन से मुक्त कर दो। बट यहाँ पे दोनों के पास ये राइट होता है, हस्बैंड के पास भी और वाइफ के पास भी। किसी की भी तरफ से जो है वो प्रपोजल आ सकता है डाइवोर्स का, और एक बार अगर प्रपोजल स्वीकार हो गया, मान लो हस्बैंड ने प्रपोजल किया और वाइफ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर विवाह विच्छेद हो जाएगा। या वाइफ ने किया और हस्बैंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो भी विवाह विच्छेद या डाइवोर्स हो जाएगा। इसमें किसी प्रतिफल या किसी लेन देन की जरूरत नहीं होती, बस ऐसे ही हो जाता है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के थ्रू। तो दोनों में बस फर्क यही है, ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों में क्या फर्क है। अब बात करते हैं मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में दिए गए तलाक के आधारों के बारे में। एक एक्ट बना दिया गया था, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। इसमें भी तलाक के बहुत सारे आधार दिए गए हैं। अब दो कैटेगरी हैं इसमें। सबसे पहले जब एक्ट नहीं बना था तो इस एक्ट के बनने से पहले जो वाइफ थी उसके पास केवल दो ही आधार थे कि वो इस आधार पर अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है। सबसे पहला था पति की नपुंसकता, यानी कि पति अगर इम्पोर्टेंट है उसकी इम्पोर्टेंसी के बेसिस पर, और दूसरा था लियन, अगर हस्बैंड वाइफ पर झूठा एडल्ट्री का आरोप लगाता है तो। लेकिन इस एक्ट के बनने के बाद वाइफ को बहुत सारे आधार दे दिए गए हैं पति से डाइवोर्स लेने के लिए। यानी कि ये जो एक्ट है ये वाइफ के लिए बनाया गया है। इसमें एक वाइफ ही अपने मुस्लिम हस्बैंड से क्या ले सकती है, डाइवोर्स ले सकती है। तो यहाँ पर एक्ट बनने से पहले तो सिर्फ दो आधार दिए गए थे, बट जब ये एक्ट बन गया तो इसके सेक्शन 2 में 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके आधार पर एक मुस्लिम वाइफ अपने हस्बैंड से जो है वो डाइवोर्स ले सकती है। इस एक्ट के सेक्शन 2 में सबसे पहला ग्राउंड ये दिया गया है कि अगर पति अनुपस्थित रहता है, मतलब अगर जो हस्बैंड है वो 4 साल तक लापता रहे, तो वाइफ को ये राइट मिला हुआ है कि वो डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जो है वो याचिका दायर कर सकती है। लेकिन डिक्री पारित होने के, कोर्ट जो डिक्री देगा डाइवोर्स के लिए उसके 6 महीने बाद ही वो इन्फोर्स होती है। मतलब कोर्ट जो डाइवोर्स की डिक्री देता है वो 6 महीने के बाद ही प्रभावी होगी, तभी वो इफेक्ट में आएगी। अगर उन 6 मंथ के अंदर, उन 6 महीने के अंदर जो हस्बैंड है वो वापस आ जाता है और कोर्ट को इस बात को प्रूव कर देता है कि वो क्यों लापता रहा, तो यहाँ पर कोर्ट जो है डिक्री को रद्द कर देगा। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यही है कि इस एक्ट के बनने के बाद जो वाइफ को सबसे पहला ग्राउंड मिला है मुस्लिम वाइफ को, वो यही है कि अगर पति लगातार 4 साल तक लापता रहा है तो इस आधार पर एक मुस्लिम वाइफ जो है वो डाइवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट है भरण पोषण में असफलता। अब कोई हस्बैंड है और वो अपनी वाइफ को लगातार 2 साल तक मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, उसका भरण पोषण नहीं दे रहा है या देने में लापरवाही कर रहा है, तो इस आधार पर भी जो वाइफ है वो मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि उसको मेंटेनेंस नहीं मिला तो इस आधार पर वो डाइवोर्स के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकती है और उसको इस आधार पर जो है वो डाइवोर्स कोर्ट दे भी देता है। नेक्स्ट है कारावास। अब हस्बैंड है, हस्बैंड को अगर 7 साल का या उससे ज्यादा का कारावास का दंड मिल गया है, मतलब उसने कोई ऐसा क्राइम कर दिया कि उसको 7 साल की सजा हो गई है या उससे ज्यादा की सजा हो गई है, और कारावास भी कैसा अंतिम हो गया हो, मतलब उसकी अपील भी ना होती हो, उसके छूटने का अब कोई और रास्ता नहीं बचा हो, तो यहाँ पर जो वाइफ है वो हस्बैंड से डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकती है और इस आधार पर कोर्ट जो है वो क्या करेगा, उसको डाइवोर्स दे देगा। तो यहाँ पर बस ध्यान इतना रखना है कि हस्बैंड को जो दंड मिला है वो 7 साल का हो या उससे ज्यादा का हो, और ऐसा हो कि वो बिल्कुल अंतिम हो और उसमें अपील भी ना होती हो, या अपील अगर की गई हो उसके दंड के खिलाफ तो वो खारिज हो गई हो। नेक्स्ट आता है दाम्पत्य दायित्वों के पालन में असफलता। अब अगर हस्बैंड है वो अपने कंजुगल राइट्स, मतलब जो दाम्पत्य दायित्व हैं उसके, शादी के बाद जो भी उसकी लाइबिलिटी है, जो भी उसकी ड्यूटीज हैं, वो उनको फॉलो नहीं कर रहा, लगातार 3 साल तक वो बिना किसी कारण के अपने दायित्वों को नहीं निभा रहा, जो भी उसकी मैरिज लाइफ के जो भी दायित्व थे अब वो निभाने में असफल रहा या वो पालन ही नहीं कर रहा, तो जो वाइफ है इस बेसिस पर भी कोर्ट में डाइवोर्स के लिए पिटीशन दायर कर सकती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंसी। अब जो हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब नपुंसक है और विवाह के समय भी वो ऐसे ही था, तो इस आधार पर भी वाइफ के पास ये आधार है, उसके पास ये बहुत बड़ा कारण होगा कि वो इस आधार पर जो है कोर्ट से डाइवोर्स की डिक्री ले सकती है। लेकिन
यहाँ पर डिक्री पारित करने से पहले कोर्ट जो है वो पति ने अगर आवेदन कर दिया, पति ने भी कोर्ट में आवेदन कर दिया, तो कोर्ट ये आदेश देगा कि ऐसे आदेश के 1 साल के अंदर अंदर जो हस्बैंड है वो कोर्ट को इस बात से आश्वासन कर दे, इस बात से आश्वस्त कर दे, कोर्ट को इस बात का समाधान करा दे कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर फिर कोर्ट क्या करेगा, उसके पक्ष में डिक्री पारित नहीं करेगा। किसके पक्ष में? वाइफ के पक्ष में। अगर 1 साल के अंदर जो हस्बैंड है वो संतुष्ट करा देता है कोर्ट को। नेक्स्ट है पागलपन। अगर पति पागल वगैरह हो जाता है, 2 साल से लगातार पागल रहा है, तो इस आधार पर भी एक वाइफ जो मुस्लिम वाइफ है वो ले सकती है। और या फिर वो कुष्ठ रोग है ना, उसे कोढ़ वगैरह हो जाता है, उग्र रोग वगैरह हो जाता है, तो इस आधार पर भी ले सकती है। बट कुष्ठ रोग में 2 साल का टाइम पीरियड नहीं है, सिर्फ पागलपन में 2 साल का टाइम पीरियड है। अगर हस्बैंड को कुष्ठ रोग हो जाता है, कोढ़ वगैरह हो जाता है, तो इस आधार पर भी वाइफ तलाक के लिए आवेदन कर सकती है। तो यहाँ पे पागलपन हो गया। और पागलपन के बाद नेक्स्ट आता है विवाह की अस्वीकृति। विवाह की अस्वीकृति इसे बोलेंगे यौवनागमन का विकल्प। अब अगर मान लो किसी मुस्लिम लेडी की शादी 15 साल से पहले ही हो गई थी, उसकी मर्जी के बिना हुई और 15 साल से पहले हुई, और अब शादी के बाद वो अभी तक 18 साल की नहीं हुई है, तो 18 साल की होने से पहले और 15 साल की होते ही वो कोर्ट में ये आवेदन करेगी कि मेरी जो शादी थी वो ऐसे मतलब उस समय मेरी एज नहीं थी शादी करने की, और मैं इस शादी को नहीं मानती, अब मैं इसको अस्वीकार करना चाहती हूँ। तो यौवनागमन के विकल्प के आधार पर वो अपने विवाह को अस्वीकार भी कर सकती है। ये भी एक आधार है वाइफ के पास तलाक लेने का। नेक्स्ट है क्रुएल्टी। पति क्रुएल्टी करता है, मारता पीटता है, निर्दयता का व्यवहार करता है, तो जिससे पत्नी का जीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा कष्टकारी हो गया है, उसके लिए उसके साथ रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। तो इस आधार पर भी वो अपने हस्बैंड से क्या कर सकती है, डाइवोर्स ले सकती है। और इसके अलावा दिए गए हैं इस एक्ट के 9वें ग्राउंड में अन्य आधार। अन्य आधार में क्या आ सकता है? अन्य आधार में आपका डेलीगेटेड आ सकता है, जो डेलीगेटेड डाइवोर्स हमने पढ़ा है। लियन आ सकता है, जब अगर हस्बैंड एडल्ट्री का झूठा आरोप लगाता है, तो इस आधार पर भी एक वाइफ जो है वो ले सकती है। तो इसमें ये सारी चीजें जो है ध्यान रखनी है। और इला है, जिहार है, खुला है, मुबारक है, ये सारे अन्य आधार आपके इसमें आ जाएंगे। तो ध्यान रखना है, जो आपका ये वाला जो एक्ट था मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, ये वाइफ को देता है तलाक के, डाइवोर्स के जो भी ग्राउंड्स हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना है। और आज की वीडियो में हमने जितना भी तलाक के कॉन्सेप्ट को समझा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आधार थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स थे जो भी हमने पढ़े हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।